हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारे टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। देन हमने एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन फर्स्ट प्लेस में होता ही क्यों है, एड्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी थ्योरी है उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम पहले क्लियर कर चुके हैं। बच्चों, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप ये वीडियो देख के आओ, सो दैट कि आपको ये वीडियो और अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो होगा टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड बेसिकली जो भी टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो जो भी हमारे एनसीईआरटी में कवर्ड है उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, एलेबोरेट करके आपको समझ में आएगा कि जो भी वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है उसका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, हमें पता है, आप सबको पता होगा अभी तक कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। दिस इज सरफेस फिनोमेनन। एड्जॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेनन है। अगर मैं बच्चों एड्जॉर्प्शन की बात करूं और बेसिकली अगर मैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस की बात करता हूं तो आप बेसिकली उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि सपोज करो कि आपके पास कोई सॉलिड सरफेस है और उस पर कुछ गैस आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, जब सरफेस से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो एड्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? सरफेस पे आके रुक जाना। अब वो रुकने के लिए किसी भी तरीके का बॉन्ड हो सकता है, वो वीक हो सकता है, वो इनफैक्ट बॉन्ड नहीं भी हो सकता, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो सकता है। तो बस किसी तरीके से अगर वो सरफेस पे आकर रुक जाता है, सरफेस इंटरेक्शन होता है, तो वी विल से कि दैट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस ऑन सरफेस। ठीक है, दिस इज एड्जॉर्बेट एंड दिस इज एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो एक एड्जॉर्बेट गैस है, एड्जॉर्बेंट आपका सॉलिड है, वो आपको क्या हो रहा है? आके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे गैस की एड्जॉर्प्शन की बात करें सॉलिड सरफेस पे, तो दो चीज़ें हो सकती है जो एड्जॉर्प्शन हुई, या तो वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स इसकी हेल्प से हुई हो, या प्रॉपर वहाँ पे क्या हुआ हो बच्चों? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक है, अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से हुआ है तो उस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन को आप बोलते हो, बेसिकली हम टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हो बच्चों? फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हो? फिजिजॉर्प्शन बोलते हो। ठीक है, ऑन सिमिलर लाइंस केमिकल बॉन्डिंग से होता है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन, या केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली इस चीज़ पर डिसाइड होता है कि जो एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर केमिकल बॉन्ड है या वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स है तो दैट विल बी टर्म्ड एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, या अगर केमिकल बॉन्ड है तो उसको केमिसॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन बोलोगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलोगे या केमिसॉर्प्शन बोलोगे। तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया है बच्चों कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है किसके बीच में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब क्या है? देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं हम। जितने भी डिफरेंसेस हमें एनसीईआरटी में बताए गए हैं हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको समझाते हैं कि उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप साथ के साथ नोट करना। सबसे पहले डिफरेंसेस हम कर रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन, एक आधे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी भी दे रखा, मैं आपको बता दूंगा। डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। आप अपने कॉपी में वो टेबल स्ट्रक्चर बना लेना, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, आप साथ के साथ नोट करते रहना। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा और उसको डिटेल में समझाऊंगा, आप पॉइंट नोट करते रहना। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है बच्चों, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वो वीक वैन डर वाल फोर्स होता है। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या बेसिक डिफरेंस है। जैसे सपोज करो बच्चों, अगर मैं काम करता हूँ, मैंने बेसिकली क्या करा, सपोज मैं मिट्टी लेता हूँ, ठीक है, मिट्टी लेता हूँ, ओके, बहुत सारी मिट्टी ली मैंने, और उसको मैंने क्या करा, इस दीवार पे फेंक दिया ऊपर, ठीक है, सामने दीवार पे मैंने मिट्टी को फेंक दिया ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टिकल सरफेस से जुड़े हुए रह जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस धूल के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल और दीवार के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन गया है जो टूटेगा नहीं। अगर मैं ज़ोर से इस पे हाथ मारूंगा ना तो अपने आप वापस झड़ जाएंगे वो। दैट मीन्स जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है, वो जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रैदर देन अ प्रॉपर बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दैट इज टर्म्ड एज वीक वैन डर वाल फोर्स। आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि एक ऐसा फोर्स जो प्रॉपर बॉन्ड नहीं है। लेकिन बच्चों सपोज करो मैं चौक जो लेता हूँ, चौक है जिससे लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, अगर उसको इंक में डिप करता हूँ, ठीक है, तो होता क्या है, जो इंक है वो सरफेस पे ऐसा नहीं जुड़ जाता कि उसका चौक को ऐसे झाड़ दोगे तो वो इंक झड़ जाएगा उसके ऊपर से, नहीं, उसने प्रॉपर क्या करा है, जुड़ गया उसके साथ। और कई बार क्या होता है, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन जाता है। अगर एक प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन चुका है दो चीज़ों के बीच में, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में, एक चीज़ है जो आके जस्ट चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं, वीक वैन डर वाल फोर्स है। एक में क्या है कि प्रॉपर बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है, इन सरफेस का मैं गैप दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट बॉन्ड बनाने के लिए गैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड प्रॉपर बन गया। अब जब बॉन्ड प्रॉपर बन गया तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इन नेचर होगा, ये वीक इन नेचर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इससे बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाए, एंड देन मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो बच्चों, एक दवाई है ए जो आप मलेरिया में लेते हो, ठीक, एक दवाई सपोज बी जो आप डेंगू में लेते हो, और एक दवाई सी होपफुली जो वैक्सीन बनेगा वो हम कोविड में लेते हैं, कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया तो, ठीक है। और एक हम खाते हैं बच्चे च्यवनप्राश, ठीक है, हम सब, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में। अब हमें पता है कि हमारी अगर इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी तो हमें चांसेस ऑफ ये बीमारी होने का कम है। लेकिन क्या आप च्यवनप्राश ये सोच के खाते हो कि मेरे को डेंगू ना हो, या मेरे को ये ना हो, या वो ना हो? आपका कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब मैं इस पर्टिकुलर से बचने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जेनेरिक चीज़ होती है। लेकिन क्या आप बी दवाई को ए में, ए दवाई को बी में खा सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा स्पेसिफिक है कि इसके लिए यही है, इसके लिए यही है, इसके लिए यही है। लेकिन ये सब के लिए ये कहीं पे भी चलता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों, स्पेसिफिक एंड नॉट स्पेसिफिक का। जब मैं बोलता हूँ कोई चीज़ स्पेसिफिक इन नेचर है तो वो जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से होगा वो, ठीक है, किसी और जेनरिक वे में नहीं हो सकता। तो यही बेसिक डिफरेंस है जब मैं बोलता हूँ कि फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता। अब जो मिट्टी मैंने दीवार पे फेंका था बच्चों, वो अगर आपके फेस पे फेंक दिया जाए, मेरे फेस पे फेंक दिया जाए, कहीं पे भी फेंक दिया जाए, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक का सरफेस हो या दीवार हो या कहीं पे भी, ठीक है, अगर मैं पेज लेता हूँ उस पर थोड़ी सी मिट्टी फेंक देता हूँ, इसका क्या मतलब है? ये हो सकता है कि उसके सरफेस के ऊपर प्लास्टिक है तो
प्लेन सरफेस है, ज़्यादा चिकना सरफेस है, कम धूल जमेगी उस पर, ये थोड़ा रफ सरफेस है, ज़्यादा है, पेज पे अलग तरीके से उगता है, अगर मेरे फेस पे मॉइस्चर है तो ज़्यादा रुक जाए मिट्टी ये नहीं देख रही कि मेरे को कहाँ पे जाके चिपकना है कि नहीं चिपकना। वीक वैन डर वाल फोर्स है, कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। बट जो केमिकल बॉन्ड है वो तो सर्टेन कंडीशन में बनेगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के लिए केमिकल बॉन्ड का बनना जरूरी है। केमिकल बॉन्ड तो ऐसा नहीं है ना कि कहीं पे भी किसी के साथ भी कभी भी हो जाएगा, अब ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा केमिकल बॉन्ड अगर ए के साथ बी का केमिकल बॉन्ड एक कंडीशन पे बन रहा है तो वो उस कंडीशन पे ही बनेगा और ए और बी में ही बनेगा, किसी और के साथ नहीं। तो हमेशा जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। थर्ड बच्चों क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। देखो रिवर्सिबल एज इन की मतलब बॉन्ड तो नहीं बोलूँगा मैं, जो इंटरेक्शन है सरफेस एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट का वो इतना वीक है कि जुड़ा आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस आप उसमें प्रॉपर कोई केमिकल बॉन्डिंग और करो, केमिकल रिएक्शन और करो। तो दैट इज़ आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल, आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन को रिवर्स नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ इट्स नेचर की केमिकल बॉन्ड बन जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है, इसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि दिस इज़ नॉट डिफरेंस, दिस इज़ सिमिलैरिटी, कि चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों में क्या होता है बच्चों, जो नेचर ऑफ गैस होता है उस पर डिपेंड करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं गैस का एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड। तो ये तो कॉमन सी चीज़ हो गई कि नेचर ऑफ गैस कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कम होगा या क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करता हूँ तो जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाता है वो एड्जॉर्ब भी जल्दी होता है, जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाता है वो एड्जॉर्ब भी जल्दी होगा। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँगा तो जो गैस आपका रिएक्टिव ज़्यादा होगा वो जल्दी एड्जॉर्ब होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझना, अदरवाइज नेचर ऑफ गैस पे तो दोनों ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनाना तो रिएक्टिविटी देखेगा, बट फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में ये नेचर देखी जाती है कि गैस लिक्विफिएबल कितनी आसानी से, कौन गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ गैसेज है, हीलियम, वो बहुत मुश्किल से लिक्विफाई होता है, ना कि आप कर ही नहीं सकते, रूम टेम्परेचर तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए उसको लिक्विफाई करने के लिए, -269 केल्विन के आसपास, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बिना आपके लिए, ठीक है, उसको अचीव करना उस टेम्परेचर को। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बच्चों जो आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों डील करती है किस चीज़ के साथ, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। 6 पॉइंट, अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, देखो एंथैल्पी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी रिलीज या यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। टेक्निकल उसकी डेफिनेशन है अलग, लेकिन आप जनरिक यही समझ सकते हो, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ रिएक्शन, ठीक है। अगर वो कंबशन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हो, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन का क्या नाम है आप उसको वैसा नाम दे देते हो। तो जस्ट सिमिलर लाइंस पे ये एड्जॉर्प्शन और तो मैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन बोल दूंगा कि जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो कितना एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसमें, कितना रिलीज़ होता है, कितना यूज़ होता है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं पहले, जब आपने मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन चैप्टर वीडियो देखी होगी बच्चों, तो हमने देखा था कि क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, आपका क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए उसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो अगर नहीं आपको पता है तो मेक श्योर वो वीडियो देख के आओ। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज़ 20 to 40 किलोजूल पर मोल, कम होता है बेसिकली, कहने का ये मतलब है। और जब केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हो तो ये बच्चों ज़्यादा होता है, दैट इज़ 80 to 240 अप्रॉक्सीमेटली किलोजूल पर मोल, क्योंकि केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है तो रेंज बढ़ता है, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन किसकी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बच्चों केमिकल बॉन्ड
केमिकल एड्जॉर्प्शन की होती है कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। पेपर में कभी भी आएगा बच्चों तो 6-7 पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए, 3-4 नंबर का होगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ बच्चों। तो दैट इज़, अगर आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करोगे तो हमें पता है वीक वैन डर वाल फोर्स होता है, हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता, हाई टेम्परेचर होगा तो वो भी टूट जाएगा। तो लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँ तो हाई टेम्परेचर, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई थिंक नंबर अगर आगे पीछे हो गया तो बच्चों उसको देख लेना, अगर पीछे 6 पहले ही हो गया था तो मेक श्योर 7, 8, 9 लिख लो आप, और अदरवाइज ठीक है। एक और चीज़ लिखना कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती है, एक ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जब प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तभी ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँ जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँगा तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, अगर ऐसा रिएक्शन है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन बच्चों एक हम पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। एड्जॉर्प्शन ऑब्वियसली सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इसमें मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के लिए वीडियो निकाली थी, उसमें आपको याद होगा कि हमने एक्टिवेटेड चारकोल की बात करी थी, हाँ या ना। एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, उसका चूर्ण सा बना के, उसका बुरादा सा बना के, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास एक क्यूब हो तो आपको पता है इसका सरफेस एरिया क्या है, जो ऊपर से आपको दिख रहा है ना। बट मटेरियल तो अंदर भी है ना, जो सॉलिड है। अगर उसका चूर्ण सा बना दोगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा सरफेस होगा तो ज़्यादा सरफेस एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या मतलब है इसका। फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमेशा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। क्या मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी समझाता हूँ आपको। और केमिकल एड्जॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक ही लेयर है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें मिटाता हूँ, आपको मल्टी मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बताता हूँ, और क्यों ऐसा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, सपोज करो बच्चों एक सरफेस है, ठीक है। मैंने फिजिकल और केमिकल दोनों का एग्जांपल लेना है तो मैं दोनों बना रहा हूँ। आपने कोई गैस आई और ये फिजिकल इन नेचर है, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। जो मैंने दीवार पे मिट्टी फेंक रहा था वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया, तो वो जस्ट समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था बच्चों। बट अगर मैं जो एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं गैस इन सॉलिड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, कोई गैस आया सरफेस पे जुड़ गया और मेरे को पता है कि ये क्या है बच्चों, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। ये क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो मेरे को पता है यहाँ पे वीक वैन डर वाल फोर्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, वीक वैन डर वाल फोर्स होगा। वीक वैन डर वाल फोर्स है। तो हमें ये भी पता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था हमने, कि वो स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है ना। हमारा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। तो इसको, इस गैस के मॉलिक्यूल को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो इस पे जुड़ना है या इसको खुद के ऊपर एक दूसरे पे जुड़ना है। तो बिकॉज ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, इसकी कोई वो नहीं है प्री रिक्विजिट कि ऐसा सरफेस होगा, ये टेम्परेचर होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तब जाके जुड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में बिकॉज इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना पाता है।
लेकिन मैं अगर यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना है, ये चीज़ और ये चीज़ जो भी एड्जॉर्बेंट है उनके बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का एड्जॉर्बेट है, मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप का एड्जॉर्बेंट है, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो एक लेयर पे तो सबको इसने कवर कर लिया सपोज, ठीक है, इसका सारा सरफेस कवर हो गया, जहाँ जहाँ पे बॉन्ड बनना था बन गया। अभी दूसरा लेयर आया तो उसको पता है कि इस एड्जॉर्बेट का इसी एड्जॉर्बेंट सरफेस के साथ बॉन्ड बन सकता है, इसका इसके साथ नहीं बन सकता, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत स्पेसिफिक है कि किसके साथ बॉन्ड बनेगा किसके साथ नहीं बनेगा। तो इसमें खाली एक ही लेयर रह जाएगा क्योंकि दूसरा बनेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये डिफरेंस है। तो बच्चों हमने अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 डिफरेंसेस पढ़े हैं। आई होप आपको समझ आएगा। एनसीईआरटी में ये सारे डिफरेंसेस हैं जिसको एनसीईआरटी में भी एलिबरेट करके बताया गया है। मैंने आपको सेम चीज़ उसी तरीके से थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, सो दैट कि आपको ईजी आसानी से समझ आए, ठीक है। आई होप बच्चों अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज एड्जॉर्प्शन में क्या होती है, एड्जॉर्प्शन फर्स्ट प्लेस में क्यों होता है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस की वैल्यू आप देख सकते हो, किस तरीके से रिलेट कर सकते हो उनकी वैल्यू की हेल्प से कि एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है। स्पॉन्टेनियस बेसिकली यू नो कि एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी थी लास्ट वीडियो में कि टेम्परेचर किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एड्जॉर्प्शन में। आपने यहाँ पे भी देखा कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है, वहाँ पे भी आपने देखा था कि डेल्टा जी में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, और आपने ये देखा था कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी पॉजिटिव थी, इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, बिकॉज एड्जॉर्ब होने के बाद किसी भी चीज़ का क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके केस में हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाता है कि इसकी वैल्यू ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तभी वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। तो ये सारी भी चीज़ें हमने समझी। आज हमने ये भी देख लिया कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में, एंड फर्स्ट प्लेस में फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन किस तरीके से सेपरेट होते हैं, किस बेसिस पे, और हमने सारे डिफरेंसेस देखे हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा सारे डिफरेंसेस। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। बाय बाय।